हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लंजा एंड ज़ेबोचुन लानलिंग में थे बैंक्वेट में, एंड उस बैंक्वेट को विंग ने अटेंड नहीं किया था। एंड उस बैंक्वेट के दौरान लान एल्डर्स ने वेंचिंग एंड बाकी वेंस को जिन क्लैन में सौंप दिया था। उन लोगों ने वेंचिंग को बंदी बना लिया था। इनफैक्ट उन लोगों ने वेंचिंग को बैंक्वेट में क्वेश्चनिंग भी किया। सबके सामने ये प्रूव हो गया कि वेंचिंग ने ही कोर ट्रांसपेरेंट मेथड बनाया था। लंजा के सिगरेट्स को बचाने के लिए वेंचिंग ने पूरा ब्लेम अपने ऊपर लिया। इस तरफ लंजा बाकी वेंस को छुड़ाकर वेंचिंग को ढूंढने के लिए चली गई। लंजा ने देखा कि वेंचिंग के ऊपर बाकी सारे डिसिबल्स अटैक कर रहे हैं। वो ऑलमोस्ट मर ही चुकी थी। दिन लंजा वेंचिंग एंड बाकी वेंस को लेकर वहाँ से चला गया। उसके सामने विंग भी आया था। विंग भी उससे जाना चाहता था, पर लंजा ने उसे मना कर दिया। एंड देन लंजा वहाँ से निकल गया। अब लंजा बाकी वेंस को लेकर बुरियल माउंट्स में सेटल हो गया। बाकी सारे लोग बुरियल माउंट्स पे थे। लंजा एंड वेंचिंग बुरियल माउंट्स के केव के अंदर थे। आज ऑलमोस्ट 7 दिन हो चुका था। लंजा सोच रहा था, अकॉर्डिंग टू रिलीजियस बिलीफ एक इंसान के अंदर 3 सोल्स होता है। एक कॉग्निजेंस सोल जो डेथ के बाद भी बॉडी के अंदर ही रहता है। दूसरा अर्थ सोल जो अंडरवर्ल्ड चला जाता है। एंड तीसरा ह्यूमन सोल जो डेथ के 7 दिन बाद एक बार लास्ट टाइम के लिए बॉडी के अंदर वापस आता है। वेंचिंग 7 दिन से बेहोश था। लंजा ने वेंचिंग के अर्थ सोल को अंडरवर्ल्ड जाने से रोक लिया था। लंजा को पता है कि वेंचिंग को बचाने के लिए वो बहुत सारे रूल्स तोड़ रहा है। गूसू के रूल्स नहीं, बल्कि इस कल्टिवेशन वर्ल्ड्स के रूल्स। बट लंजा के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। आज 7th डे है एंड आज ह्यूमन सोल वेंचिंग के बॉडी में एक बार लास्ट टाइम के लिए वापस आएगा। एंड लंजा को तभी कुछ ना कुछ करना होगा वेंचिंग को बचाने के लिए। तो आज लंजा पूरा दिन वेंचिंग के साथ ही था। बाकी वेंस केव के बाहर थे, अपने अपने काम कर रहे थे। जब लंजा पहली बार बाकी वेंस को लेकर इस बुरियल माउंट्स पे आया था, उसने पहला काम ये किया था कि उसने पूरे माउंटेन के आसपास एक मैजिकल बाउंड्री बना दिया था ताकि कोई अंदर ना आ पाए। दिन लंजा ने अपने बचे कुछ सेविंग्स बाकी वेंस को दे दिया था ताकि वो लोग सर्वाइव करने के लिए चीज़ों को खरीद सके। अब लंजा वेंचिंग को लेकर केव के अंदर था और उसका पूरा फोकस सिर्फ वेंचिंग के ऊपर था। जैसे वेंचिंग का ह्यूमन सोल वेंचिंग के अंदर वापस आएगा, लंजा को तभी कुछ ना कुछ करना होगा। लंजा वहाँ पर ही बैठा हुआ था, फोकस कर रहा था। तभी वहाँ पर वेंडिंग आया। एक्चुअली केव के अंदर कोई भी आने के लिए अलाउड नहीं है सिवाय वेंडिंग के। एंड वेंडिंग भी तभी केव के अंदर आ सकता है जब कोई इमरजेंसी हो। तो अभी वेंडिंग केव के अंदर आया था। उसने कहा, लारा गोंगजा। लंजा ने गुस्से में कहा, क्या बात है? वेंडिंग ने डरते हुए कहा, ज़ेबोचुन आए हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। लंजा सोच रहा था, उसे अपने भाई से तो बात करना ही है, उसे सब कुछ ठीक करना है। बट अभी के लिए उसका पूरा फोकस वेंचिंग के ऊपर था। वो अभी वेंचिंग को छोड़कर कहीं और जा नहीं सकता था। तो उसने कहा, लान जोंगजो से कहो ताकि वो यहाँ पर आके मुझसे बात करे। बट हाँ, एक कंडीशन होगा। उन्हें उसी वक्त यहाँ से जाना होगा जब मैं उन्हें जाने के लिए कहूँगा। वेंडिंग ने नोट किया एंड वो वहाँ से चला गया लान सिचिन को बुलाने के लिए। लंजा ने शाय किया एंड वो अपने को प्रिपेयर करने लगा अपने भाई को फेस करने के लिए। वो तो ग्रेटफुल है कि उससे मिलने के लिए उसके भाई आया है, उसके अंकल नहीं। तभी ज़ेबोचुन केव के अंदर आए। ज़ेबोचुन ने अपने भाई को एक टायर्ड स्माइल किया। लंजा जानता है कि उसका भाई यहाँ पर बहुत ही अनकम्फर्टेबल फील कर रहा है, बट उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। ज़ेबोचुन ने वेंचिंग की तरफ देखा एंड पूछा, वो कैसी है? लंजा ने कहा, उसे आज होश आएगा। बोलने के बाद लंजा बहुत ही टेंस था। वो ये सोच रहा था कि अगर ज़ेबोचुन ने उससे पूछा कि लंजा क्या करेगा कि वेंचिंग वापस आ जाएगा, तो लंजा क्या जवाब देगा। बट थैंकफुली ज़ेबोचुन ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सिर्फ नोट किया। लंजा ने पूछा, अंकल कैसे हैं? ज़ेबोचुन ने कहा, वो बहुत ही गुस्से में है। लंजा ने पूछा, और आप? ज़ेबोचुन ने शाय किया। उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता वांग जी कि मुझे किस चीज़ पर अब बिलीव करना चाहिए। लंजा ने पूछा, क्या आपको लगता है कि अगर मुझे इन लोगों के ऊपर, इनकी इनोसेंस के ऊपर बिलीव नहीं होता तो मैं इतना रिस्क लेता? ज़ेबोचुन ने कहा, बट वांग जी, तुमने वेंचिंग के एक्शंस को मेरे सामने सीक्रेट रखा। तुमने मुझे कुछ भी बताया नहीं था। एंड इसका ब्लेम तुम्हारे ऊपर जाता है वांग जी। ज़ेबोचुन के आइज़ में डिसअपॉइंटमेंट था। लंजा ने पूछा,
क्या आप बिलीव करते हैं कि ऐसा करने के लिए मेरे पास कोई रीज़न था? ज़ेबुचुन कुछ टाइम के लिए साइलेंट थे एंड लंजो को इसका आंसर मिल गया। ज़ेबुचुन ने कहा, रिसेंट एनर्जी तुम्हारे बॉडी एंड माइंड को हार्म कर रहा है, तुम्हारा टेम्परमेंट चेंज हो गया है, तो मैं तुम्हारे ऊपर बिलीव कैसे करूं? लंजो ने कहा, बट मैं अभी भी सेम हूँ। ज़ेबुचुन ने शाय की और कहा, मेरा भाई कभी भी किसी और इंसान को विदाउट एनी चांस ऑफ एक्सप्लेनेशन किल नहीं करता। बट वांग जी, तुमने उस दिन 11 डिसिपल्स को मारा है। इनफैक्ट 2 डिसिपल्स तो लान क्लैन के ही थे। ये सुन के लंजो को गुस्सा आ रहा था। लंजो ने कहा, सेल्फ डिफेंस की वजह से, एंड वो लोग एक प्रिजनर को अटैक कर रहे थे, तो उनका दोष था, वो लोग इनोसेंट नहीं थे। ज़ेबुचुन ने कहा, किसी और सेक्ट ने तुम्हारे ऊपर अटैक इसलिए नहीं किया अभी तक क्योंकि तुम्हारे अटैक के विटनेस था लान हुइन। अगर वो ना होती, अगर उसने पूरा स्टोरी ना बोलती, तो कोई भी तुम्हारे ऊपर बिलीव नहीं करता वांग जी। इनफैक्ट अब तो लोग लान हुइन के ऊपर डाउट कर रहे हैं। लंजन ने कहा, मैंने बहुत ही राशली एक्ट किया है, बट वो लोग ये डिज़र्व करते थे। ज़ेबुचुन ने एक डीप शाय की और कहा, वांग जी, मुझे ये बताओ कि मैं ये कैसे बिलीव कर लूँ कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन्हें मेडिकल थ्योरीज नहीं आता, स्पेशली ये डेंजरस थ्योरीज जो वेंचिंग ने बनाई थी। ये सुनकर लंजा सोच रहा था कि क्लैन लीडर जीन ने ऑलरेडी सबका ब्रेन वॉश कर लिया है। ज़ेबुचुन ने कहा, अगर तुम मुझे कोई कन्विंसिंग आंसर नहीं दोगे, दिन में बाकी सेट को कैसे कन्विंस करूँगा? लंजा ने कहा, कुछ सीखना पाप नहीं है, एंड वेंचिंग एक मेडिकल जीनियस है जो अपने नॉलेज को और भी एक्सपेंड करती है। वेंशु ने उसके ऊपर फोर्स किया था, तो उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। एंड अगर आप ये पूछोगे कि सर्जरी के टाइम वेंचिंग ने वेंशु को क्यों नहीं मारा था, तो इसका रीज़न ये है कि वेंचिंग एक डॉक्टर है, वो एक मर्डरर नहीं है। उसका खुद का एक प्रिंसिपल्स है, जैसे कि हमारे सेक्ट का है। तभी ज़ेबुचुन ने कहा, अभी तुम लान सेक्ट का पार्ट नहीं हो। ये सुनकर लंजन को रियलाइज़ हुआ कि उसने अभी अभी कहा था हमारे सेक्ट का। लंजन ने कहा, तो ये ऑलरेडी हो चुका है? ज़ेबुचुन ने कहा, अगर हम तुम्हें लान सेक्ट से अलग नहीं करते, देन अब तक तो लार्ड एंडर्स तुम्हें एग्जीक्यूट कर देते। तुम्हें बचाने के लिए हमारे पास यही एक रास्ता था। लंजन ने एक डीप ब्रेथ ली और कहा, ये लोग इनोसेंट है भाई। ज़ेबुचुन ने नोट किया और कहा, अगर मैंने तुम्हारी बात मान भी लिया, कोई और इस बात को नहीं मानेगा। एंड अगर मैंने या फिर लान सेक ने तुम्हें कोई हेल्प किया, देन तुम्हारे लिए ये सब चीज़ें और भी ज़्यादा वर्स्ट हो जाएगा। तो वांग जी, तुम्हें खुद को ही संभालना होगा। वांग जी, अब मैं तुम लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। लंजन ने कहा, जब तक कोई हम पर अटैक नहीं करता, मैं वादा करता हूँ कि मैं खुद से किसी के अगेंस्ट वेपन नहीं उठाऊँगा। तभी लंजन को लगा कि अब वेंचिंग के होश आने का टाइम आ रहा है, तो लंजन ने कहा, भाई अभी आपको जाना चाहिए। ज़ेबुचुन ने कहा, बट तुमने अभी तक मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है, तुम इन सबके इनोसेंस कैसे प्रूफ करोगे? लंजन ने अपने भाई की तरफ देखा, पर लंजन के पास कोई ऑप्शन नहीं था। ऑफ कोर्स लंजन को नहीं पता कि वो किसी और के इनोसेंस कैसे प्रूफ करेगा। लंजन किसी और के इंटेलिजेंस या फिर नॉलेज ऐसे मेजर नहीं कर सकता। लंजन ने कोई जवाब नहीं दिया। ये देख के ज़ेबुचुन ने नोट किया, उनके आइज़ में डीपली डिसअपॉइंटेड एंड लिटिल बिट्रेड दिख रहा था। ज़ेबुचुन ने कहा, वांग जी, आई होप तुम जानते हो कि तुम क्या कर रहे हो, अपना ख्याल रखना भाई। ये बोल के ज़ेबुचुन वहाँ से चले गए। लंजन ने एक डीप ब्रेथ लिया। उसे बहुत ही बुरा लग रहा था, बट नहीं, उसे अभी अपने आप को संभालना होगा। उसने बहुत कोशिश किया था कि वो अपने को कंट्रोल करे एंड वो ज़ेबुचुन के पीछे ना जाए, क्योंकि ज़ेबुचुन उसका भाई है एंड वो अभी यहाँ से जा रहे हैं। लंजन को बहुत ही बुरा लग रहा था, बट अभी लंजन का फोकस वेंचिंग के ऊपर होना चाहिए, तो उसने अपना पूरा फोकस वेंचिंग के ऊपर लिया। उसे वेंचिंग को जगाना ही होगा, क्योंकि वो अकेले इतने सारे लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, उसे वेंचिंग की ज़रूरत है। लंजन को फील हुआ कि वेंचिंग का ह्यूमन स्पिरिट उसके बॉडी में वापस आ रहा है, एंड अभी वो टाइम था जब लंजन को अपना काम करना था। लंजन वेंचिंग के पास आकर बैठ गया। उसने वेंचिंग के हाथों से अपने हाथों को ज्वाइन किया एंड देन वो अपने सोल को वेंचिंग के सोल के साथ कनेक्ट करने लगा। उन दोनों का सोल कनेक्ट हुआ एंड अब वो दोनों केव में नहीं थे, बल्कि नाइटलेस सिटी में थे। ऐसा कहा जाता है कि डेथ के 7 डे बाद जब ह्यूमन सोल
बॉडी में वापस आता है तब वो उस चीज़ को देखता है जिस चीज़ के ऊपर उनका सबसे ज़्यादा रिग्रेट होता है। तो अभी वेंचिंग वो देख रही थी जिसको लेकर वेंचिंग को सबसे ज़्यादा रिग्रेट हो रहा था। अभी लंजा नाइटलेस सिटी में था एंड वो हर जगह वेंचिंग को ढूंढ रहा था। अभी नाइटलेस सिटी में वेंचिंग या लंजा के अलावा और कोई भी नहीं था, क्योंकि ये एक ड्रीम है, एक मेमोरी है, तो ऑफकोर्स यहाँ पर और कोई भी नहीं रहेगा। लंजा हर जगह वेंचिंग को ढूंढ रहा था एंड फाइनली एक रूम पे लंजा को वेंचिंग दिखा, जो अपने हाथ को वॉश कर रहा था एंड हाथ के ऊपर से ब्लड रिमूव कर रहा था। लंजा ने कहा वेंचिंग। वेंचिंग ने कोई भी रिप्लाई नहीं दिया, बट वेंचिंग ने लंजा के वॉइस को सुना है। लंजा देख पा रहा था कि वेंचिंग कितना हर्ट है, कितना टेंस्ड है। लंजा को रियलाइज़ हुआ कि वेंचिंग के हाथ में जो ब्लड है वो वेंचिंग का नहीं है, शायद किसी और का होगा। लंजा के वॉइस सुनते ही वेंचिंग ने लंजा की तरफ देखा, बट वेंचिंग को देखकर लग रहा था कि वो कम्प्लीटली देख नहीं पा रही है। लंजा को रियलाइज़ हुआ कि ये मेमोरी की वजह से अभी वेंचिंग क्लियरली देख नहीं पा रही है। तो वेंचिंग को लगा कि लंजा अभी विनिंग है, तो वेंचिंग ने कहा आनिंग। लंजा को लगा उसे भी विनिंग की तरह एक्ट करना चाहिए, तो उसने कहा मैं यहाँ पर हूँ, जीजिए। आप अपने आप को हर्ट कर रहे हैं। वेंचिंग ने कहा आनिंग, मुझसे मेरे हाथ से ये ब्लड जा नहीं रहे हैं। लंजा देख पा रहा था कि वेंचिंग के फेस में एक ब्लैंक एक्सप्रेशन है, जैसे कि वो लॉस्ट है, उसके वॉइस कांप रहे हैं। लंजा ने कहा बट आपके हाथ तो क्लीन है, आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। वेंचिंग ने कहा मुझे कहीं भी वो मेथड क्रिएट ही नहीं करना चाहिए था। वेंचिंग के वॉइस में क्लियरली फियर एंड गिल्ट था। वेंचिंग ने कहा मुझे उससे माफ़ी मांगना चाहिए। आनिंग, मुझे लांगवांग जी के पास लेकर चलो, मुझे उससे माफ़ी मांगना चाहिए। ये देख के लंजा को बहुत ही अच्छा लगा, कहीं ना कहीं वो शॉक्ड भी था। उसे ये देख के अच्छा लगा कि वेंचिंग का ग्रेटेस्ट रिग्रेट वो है। लंजा को रियलाइज़ हुआ ये वही टाइम है जब वेंचिंग ने लंजा के गोल्डन कोर को वेंशु के बॉडी में ट्रांसफ़र किया था। अब लंजा को पता चला कि वेंचिंग का ग्रेटेस्ट रिग्रेट क्या है। तो लंजा ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें उसके पास लेकर जाता हूँ। ये सुनकर वेंचिंग ने एक स्मॉल स्माइल किया। लंजा के फेस को दोनों हाथों से पकड़ा, जैसे वो वेंडिंग के साथ किया करती है, एंड देन वो लोग वहाँ से आगे बढ़ने लगे। देन लंजा वेंचिंग को एक रैंडम रूम पे लेकर आया एंड उसे बेड के पास एक चेयर पे बैठा दिया एंड वो खुद बेड पे बैठ गया। लंजा ने कहा वो यहाँ पर है। वेंचिंग ने कहा क्या वो जाग गया है? लंजा ने कहा वेंचिंग ने सॉफ्टली लंजा से पूछा क्या तुम्हें हर्ट हो रहा है? लंजा ने कहा हाँ। ये सुनकर वेंचिंग ने एक डीप ब्रेथ लिया। लंजा पहली बार वेंचिंग को ऐसा देख रहा था। वेंचिंग ने कहा तुम बहुत ब्रेव हो। कभी कभी मैं भूल जाता हूँ कि तुम मेरे भाई से बस कुछ ही साल बड़े हो। मैं उसे रोक नहीं पाया तुम्हारे कोर को चोरी करने से, बट एटलीस्ट मैं तुम्हें कंफर्ट ऑफर करना चाहती हूँ। आई एम रियली सॉरी। लंजा ने कहा तुम मुझे कंफर्ट कर रही हो, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करता। वेंचिंग ने कहा फिर भी ये मेथड मैंने ही बनाया था। अभी मेरे पास यहाँ पर ज़्यादा पावर नहीं है, बट मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें हर टाइम प्रोटेक्ट करूँगी। लंजा सोच रहा था ये सब वर्ड्स कहीं भी वेंचिंग ने खुद से नहीं कहा था, बट वेंचिंग लिटरली ये कर रही थी। उसने लंजा के सिगरेट्स को बचाने के लिए खुद के ऊपर स्टेप ले लिया। लंजा ने पूछा क्या तुम प्रॉमिस कर रही हो? वेंचिंग ने कहा हाँ। लंजा ने कहा देन तुम रुक जाओ। वेंचिंग कन्फ्यूज्ड हो गई। उसने कहा मैं यहाँ पर ही तो हूँ ना? लंजा ने कहा तुम यहाँ पर हो, बट अभी तुम्हें मेरे साथ जागना होगा। ये सुनकर वेंचिंग ने ब्लिंक किया। वेंचिंग को देखकर लग रहा था कि शायद अब वेंचिंग को क्लियरली दिख रहा है। वेंचिंग ने कहा वांग जी, तुम यहाँ पर? मैं अभी तक मरी नहीं हूँ, तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। लंजा ने कहा मैं यहाँ पर तुम्हें वापस लेके जाने के लिए आया हूँ। हम नहीं चाहते कि तुम मर जाओ वेंचिंग। अब धीरे धीरे मेमोरी गायब हो रहा था। लंजा को रियलाइज़ हो रहा था कि वेंचिंग का सोल धीरे धीरे गायब हो रहा है। वेंचिंग को जल्दी डिसीजन लेना ही होगा। लंजा ने कहा अगर तुम ज़िंदा हो गई दिन तुम कम्प्लीटली ज़िंदा तो नहीं रहोगी, बट हाँ तुम खुद के होश में रहोगे, तुम अपनी ह्यूमैनिटी पे ही रहोगे।
लंजन ने वेंचिंग को सच बता दिया, क्योंकि ये वेंचिंग का लाइफ है, उसे ही जीना होगा, तो उसे सच जानने की हक है। धीरे धीरे वेंचिंग का सोल गायब हो रहा था। वेंचिंग ने लंजन के हाथ को टाइटली पकड़ लिया। लंजन को रियलाइज हो रहा था कि वेंचिंग जा रही है, तो लंजन ने लास्ट ऑप्शन यूज़ किया। उसने कहा, लान हुईन तुम्हारे लिए वेट कर रही है। ये सुनते ही वेंचिंग का एक्सप्रेशन चेंज हो गया। उसने लंजन के हाथ को और भी टाइटली पकड़ा, तो लंजन ने भी वेंचिंग को अपने करीब खींचा। लंजन को डर लग रहा था कि शायद वेंचिंग हमेशा के लिए चली जाएगी। उन दोनों ने ही अपनी आंखें बंद किया एंड एक डीप ब्रेथ लिया। देन वेंचिंग ने कहा, मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगी, तो मैं कहीं पर भी नहीं जा रही, मैं वापस आ रही हूँ। ये सुनती लंजन ने अपनी आंखें ओपन किया एंड अब लंजा मेमोरी में नहीं बल्कि केव में था। उसने देखा कि वेंचिंग भी बैठी हुई है। वो कम्प्लीटली जिंदा तो नहीं है, बट हाँ, वो एटलीस्ट वापस आ गई है। इस तरफ जीन क्लैन के कॉन्फ्रेंस रूम में सारे क्लैंस के लोग थे। इनफैक्ट ज़ेबोचुन, विंग एंड बाकी सब भी थे एंड वहाँ पर लुओ चिंगयांग भी थी एंड वो लंजे के लिए डिफेंड कर रही थी। ज़ेबोचुन वहाँ पर साइलेंट थे। वो अपने भाई को डिफेंड नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनके पास कुछ कहने के लिए था ही नहीं। उनके ऊपर अपने सिट के प्रेशर था। इस तरह विंग भी अपने सोलमेट के लिए डिफेंड नहीं कर पा रहा था क्योंकि वहाँ पर मैडम यू भी थी जिन्होंने उसे वार्निंग देकर रखा था। तो विंग भी चुप थी, बट लुओ चिंगयांग वो चुप नहीं थी। वो कंटिन्यू अकेली लंजे के लिए डिफेंड कर रही थी, इनफैक्ट वेंचिंग के लिए भी। एंड ऐसा करने के लिए बहुत सारे लोगों ने उसे बहुत कुछ कहा। जैसे कि किसी ने कहा, आई थिंक लांगवांग जी ने उसे बचाया था ना जब वेंचा उसे एक बेर बनाना चाहती थी। तभी किसी और ने कहा, ऑफ कोर्स वो लांगवांग जी को डिफेंड करेगी, लड़कियों का दिल कितना नरम होता है। तभी किसी और ने कहा, एंड वैसे भी लांगवांग जी बहुत ही हैंडसम है, तो कोई भी वुमेन उनके लिए डिफेंड तो करेगा ही, तो उनके पॉइंट ट्रस्टेड नहीं है। ये सब सुनते हुए लियो चिंगयांग को बहुत ही गुस्सा आ रहा था। तभी विंग ने लियो चिंगयांग के लिए डिफेंड किया। उसने सबसे कहा कि किसी लेडी के वर्च्यू को लेकर ऐसे बात नहीं करना चाहिए। एंड इस बार विंग को किसी ने रोका भी नहीं। इनफैक्ट जेंग चेंग भी विंग के साथ ही था क्योंकि बेसिकली विंग लंजे को नहीं, लियो चिंगयांग को प्रोटेक्ट कर रही थी, उसे डिफेंड कर रही थी। बट स्टिल जब कोई भी लंजा को सपोर्ट नहीं कर रहा था तब लियो चिंगयांग ने अपना सारा रिश्ता जिंग क्लैन से तोड़ दिया एंड वो वहाँ से चली गई। विंग ने भी लियो चिंगयांग को फॉलो किया। उसने ये कहा कि वो लियो चिंगयांग को लानलिंग के बाहर सेफली पहुँचाने के लिए जा रहा है। बट जैसे ही विंग कॉन्फ्रेंस रूम के बाहर आया, उसे सीधा सुइबिया निकाला एंड वो सीधा येलिंग चला आया। ऐसे ही विंग रेगुलरली बुरियल माउंट्स आता रहता था। जब भी वो आता था तभी उसके एंड लंजे के बीच में फाइटिंग होता था क्योंकि विंग कभी क्वेश्चन पूछता था, तो कभी मनी देने की कोशिश करता था, तो कभी लंजे को हेल्प करने के लिए इंसिस्ट करता था एंड हर टाइम उन लोगों के बीच में फाइट होता था। इस बार जब विंग बुरियल माउंट्स पे आया, उसने अपने साथ 4 बनीज लेकर आया। उसने कहा ये उसकी तरफ से हाउस वार्मिंग गिफ्ट है। लंजा मना करना चाहता था बट विंग ने उसे मना करने नहीं दिया। देन विंग ने वेंडिंग की मदद से एक कार्ट फुल वेजिटेबल्स लेकर आया। ये देख के लंजा शॉक्ड हो गया। तो विंग ने कहा, तुम्हें क्या लगता है ये सिर्फ तुम्हारे रैबिट्स हैं? ये मेरे भी रैबिट्स हैं, तो मुझे उनके लिए कुछ खाना तो लाना ही होगा ना। इससे पहले लंजा कुछ कह पाता, विंग ने कहा, लंजा मैं तुम्हारे प्लान को समझ गया हूँ। तुम नहीं चाहते कि ये रैबिट्स तुम्हारे अलावा किसी और से प्यार करे, बट मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगा लंजा। मैं इन्हें डिलीशियस फूड्स खिलाऊंगा एंड ये लोग मुझसे ज़्यादा प्यार करेंगे। एंड ये रहा कुछ प्रिजर्वेशन तलिस्मान्स, इससे वेजिटेबल्स ताज़े रहेंगे। ये बोल के विंग ने उन तलिस्मान्स को लंजा के फेस में फेंका एंड बनीस से कहा, ओके बनीस, मैं तुमसे नेक्स्ट वीक मिलता हूँ। ये बोल के विंग वहाँ से चला गया एंड जैसे कि विंग ने प्रॉमिस किया था वो फिर से नेक्स्ट वीक आ गया एंड एक कार्ट फुल वेजिस लेकर आया। एंड सबको पता है कि वो वेजिटेबल्स सिर्फ रैबिट्स के लिए नहीं हैं क्योंकि वहाँ पर सिर्फ 4 रैबिट्स थे एंड वेजिटेबल्स एक कार्ट फुल था, तो विंग सबके लिए खाना लेकर आ रहा था। बट किसी ने भी विंग को कुछ भी नहीं कहा एंड विंग हर वीक ऐसा ही करने लगा। लंजा विंग को रोकना चाहता था, वो नहीं चाहता था कि विंग भी पकड़े जाए एंड सब लोग विंग के पीछे पड़ जाए। बट लंजा देख पा रहा था कि विंग की वजह से आयुअन को बहुत ही अच्छा लाइफ मिल रहा है। तो लंजा ने सोचा कि जब तक उनका खुद का फार्मिंग ना हो जाए तब तक वो विंग का हेल्प ले ही सकता है एंड उसके बाद वो विंग को रोक देगा। तो विंग कुछ ना कुछ एक्सक्यूज़ बना के हर हफ्ते आता ही रहता था
एंड लंजे भी कभी कभी विंग के थ्रू अपने भाई को मैसेजेस भेजा करता था। एंड वैसे भी कोई भी विंग पर डाउट नहीं करता था क्योंकि ये लिंक यंग मैंग के बहुत ही करीब है। एंड वैसे भी विंग यंग मैंग का हेड डिसिपल है एंड काइंड ऑफ सर्वेंट का सन है, तो कोई भी विंग के ऊपर उतना अटेंशन पे नहीं करता था। एक दिन विंग ने हंसते हुए लंजे से कहा कि लोगों को लगता है कि विंग अपने सीक्रेट लवर से मिलने जाता है। एंड विंग ने भी इस रूमर को फैलने दिया क्योंकि ये रूमर विंग के लिए एक अच्छा एक्सक्यूज़ बन गया था। एंड जैसे ही विंग ने ये बात लंजे से कहा, लंजा गुस्सा भी था बट कहीं ना कहीं लंजा ब्लश भी कर रहा था। एंड विंग को इसका रीज़न समझ नहीं आया। अब धीरे धीरे उनका लाइफ बूरियल माउंट्स में सॉफ्ट होने लगा, स्मूथ होने लगा। हाँ, बाकी सेक्ट उनके ऊपर नज़र तो रखते थे बट कोई भी कुछ करते नहीं थे। वो लोग रेडिशेस ग्रो करने लगे। वेंचिंग भी अब धीरे धीरे अपने सेल्फ में वापस आने लगी। उसको अब इस बॉडी का हैबिट हो चुका था। हाँ, वो लोग बेस्ट लाइफ तो नहीं जी रहे थे बट हाँ, उन लोगों का लाइफ पीसफुल था। वो लोग हैप्पी थे। एंड आयुन भी लंजा को बाबा कह के बुलाता था। शुरू में लंजा को बहुत ही अनकंफर्टेबल लगता था। उसे लगता था कि उसे आयुन के पेरेंट्स का जगह नहीं लेना चाहिए, इससे उसके पेरेंट्स का इंसल्ट होगा। बट एक दिन वेंचिंग ने लंजा को समझाया कि लंजा गलत समझ रहा है, इससे वो आयुन के पेरेंट्स को रिस्पेक्ट कर रहा है एंड उन्हें हैप्पी कर रहा है। एंड तब जाके लंजा ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया। एक दिन जब लंजा अपना काम कर रहा था, आयुन लंजा के पास आया। लंजा ने पूछा, क्या बात है आयुन? लंजा ने कहा, बाबा मुझे आपसे कुछ पूछना है। मैंने ये क्वेश्चन आंटी चीन से भी पूछा था बट उन्होंने कहा कि मुझे आपसे पूछना चाहिए क्योंकि आप मेरे बाबा हो एंड अब मैं आपका प्रॉब्लम हूँ। ये सुनकर लंजा फ्रॉन्ट हो गया। उन्होंने नोट किया तो आयुन ने कहा, बाबा बेबीज़ कहाँ से आते हैं? ये सुन के लंजा ने आई रोल किया। वो जानता है कि वेंचिंग का इसके आंसर अच्छे से पता है एंड वो अच्छे से समझा भी सकता था आयुन को, बट उसने ऐसा नहीं किया। उसने लंजा को इरिटेट करने के लिए आयुन को लंजा के पास भेजा। लंजा ये सोच ही रहा था। आयुन ने कहा, बाबा बोलिए ना। ये बोल के आयुन ने पाउट किया। लंजा को समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या बोलना चाहिए। उसके पास कोई आंसर नहीं था। वो आयुन को कैसे समझाता कि बेबीज़ कहाँ से आते हैं? तो उसने कुछ सोचे बिना ही कह दिया, रैबिट्स से। ये वक्त लंजा सोच रहा था कि उसने ये क्या कहा। लंजा सोच रहा था कि वो वेंचिंग को मार ही डालेगा। आयुन ने कहा, रैबिट्स से? लंजा ने कहा, हाँ। ये बोल के लंजा झूठ बोलने लगा। लंजा ने कहा, तुम भी एक टाइम पे रैबिट थे एंड देन हमने तुम्हें एक बॉय बना दिया क्योंकि हमें एक बॉय चाहिए था। ये सुनकर आयुन बहुत ही हैप्पी हो गया। आयुन ने कहा, तो हमारे गार्डन में जितने भी बनीज़ हैं वो मेरे भाई एंड बहन हैं? लंजा को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या आंसर करेगा एंड थैंकफुल उसे आंसर करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी क्योंकि आयुन वहाँ से दौड़ के रैबिट्स के पास चला गया। एंड ऑफ कोर्स उसी वक्त वहाँ पर विंग आया। आयुन ने विंग से कहा, शियांग गग्गा, क्या आपको पता है कि ये रैबिट्स लड़के बन जाते हैं? मैं भी ऐसे ही पैदा हुआ था। ये सुन के विंग ने कहा, क्या? तुम्हें ये सब किसने बताया? इससे पहले लंजा कुछ कह पाता, आयुन ने कहा, बाबा ने बताया। ये सुन के विंग ने लंजे की तरफ देखा, शॉक्ड होकर। उसे बिलीव नहीं हो रहा था। उसने कहा, लंजा मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि तुम एक बच्चे से झूठ बोल रहे हो। तुम सच में एक बहुत ही बड़ा लायर हो। सबको पता है कि बेबीज़ को ग्रो करना पड़ता है सॉइल में, बिल्कुल रेडिशेस की तरह। ये बोल के विंग ने आयुन को सॉइल में ब्यूटी कर दिया। एंड ये देख के तो आयुन बहुत हैप्पी हो गया बट वेंचिंग हैप्पी नहीं थी। वेंचिंग ने कहा, विवुशियान, मैंने अभी अभी उसके कपड़े धोए थे। ये बोल के वेंचिंग ने लंजक एंड विंग को वहाँ से भगा दिया कपड़े धोने के लिए। लंजा ने शाय किया एंड वो आयुन के कपड़े लेके वहाँ से स्ट्रीम के पास चला गया धोने के लिए। विंग ने भी उसे फॉलो किया। विंग ने कहा, चलो मैं तुम्हें हेल्प करता हूँ क्योंकि मैंने ही ये कपड़े डर्टी की थी। लंजा ने भी विंग को रोका नहीं क्योंकि लंजा को पता है कि अगर उसने कपड़े धोया तो लंजा वो कपड़े फाड़ देगा। इससे अच्छा कि विंग ही धोए। कपड़े धोते हुए विंग ने कहा, तो मैं यहाँ पर आने से पहले तुम्हें ही ढूंढ रहा था एंड मैं तुम्हारे केव में गया था एंड लंजा, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इतने मेसी हो। लंजा ने क्लियर करते हुए कहा, मैं मेसी नहीं हूँ, बस एक एक्सीडेंट हुआ था। विंग ने कहा, हर एक पेपर फ्लोर में पड़ा हुआ था इधर उधर एंड वो इंक तुम्हारे टेबल में बिल्कुल उल्टा पड़ा था। लंजा ने कहा,
वो स्प्रिट लियोर फ्लैग बहुत रिसेंटमेंट अट्रैक्ट कर रहा था, तो इसलिए ऐसा हुआ। विंग ने कहा, सो मेसी लंजा। एंड मैंने केव में कुछ ब्लैंकेट्स भी दिखा। लंजा, क्या तुम सच में केव में सोते हो? ये सुन के लंजा ने शाय किया। उसे अच्छे से पता है कि उसके बारे में आसपास क्या रूमर फैला है। सब लोग कहते हैं कि लंजा केव में रहता है एंड वो वर्जिन लोगों को किडनैप करता है। तो लंजा ने ड्राइली कहा, मेरा एक घर है, मैं एक हट में रहता हूँ। ये सुन के वेन ने एक टीसिंग स्माइल किया। उसने कहा, लंजा ऐसे मत कहो। आई एम श्योर हम दोनों की एक वंडरफुल मेमोरी है केव में। तुम्हें याद है ना कि तुम मेरे साथ लगभग एक हफ्ते के लिए एक केव के अंदर फंस गए थे। कितने अच्छे टाइम थे वो। लंजा ने कहा, तुम ठीक से अपना काम करो, वहाँ देखो अभी भी मिट्टी लगी हुई है। ये बोल के लंजा ने टॉपिक को चेंज किया। तो विंग ने आई रोल किया एंड वो कपड़ों को ठीक से वॉश करने लगा। विंग ने कहा, तुम्हें अपना केव का एक नाम देना चाहिए। आफ्टर ऑल ये हेयो लांग के वर्क स्पेस है। मेरे पास एक नाम है, द डेमॉन पैलेस। अच्छा है ना, क्योंकि सब लोग तुम्हें डेमॉन बुलाते हैं एंड तुम वहाँ पर ही रहते हो। तो एक डेमॉन पैलेस। मैं कितना फ़नी हूँ ना लंजा? लंजा ने कहा, हाँ बहुत फ़नी। ये बोल के लंजा ने मॉक किया एंड ये सुन के विंग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। एंड ये देख के लंजा ब्लश करने लगा, तो उसने अपने फेस को टर्न कर लिया। एंड सडनली लंजा को फील हुआ कि विंग बिल्कुल साइलेंट हो गया है। तो लंजा ने विंग की तरफ देखा। लंजा ने देखा कि विंग उसके हेयर को बहुत ही ऑड एक्सप्रेशन से देख रहा है। अभी लंजा अपने हेयर को बहुत ही अनयूजुअल तरीके से टाई करता है। वो पहले की तरह अपने हेयर स्टाइल नहीं करता, वो अपने हेयर को फुल्ली बांध देता है। तो इस वजह से उसका बैक नेक थोड़ा बहुत विजिबल होता है। लंजा देख रहा था कि उसके बैक नेक को देखते ही विंग ब्लश करने लगा। विंग को कहीं ना कहीं ये चीज़ बहुत ही इंटीमेट लग रहा था। लंजा सोच रहा था विंग को हो क्या गया है। अगर लंजा ने अभी अपने एंकल्स विंग को दिखा दिया, क्या विंग तब भी ब्लश करेगा? ये सोच ही रहा था तभी लंजा ने देखा कि विंग का एक्सप्रेशन डार्क हो गया है। ये देख के लंजा ने पूछा, विंग? लंजा देख पा रहा था कि विंग कितना गुस्सा हो गया है। विंग ने कहा, मैंने सोचा था कि ये सब रूमर है, बट अब मुझे दिख रहा है कि ये सब सच है। उस ओल्ड मैन लान ने सच में तुम्हारे ऊपर डिसिप्लिन वेप यूज़ किया है। लंजा ने कहा, उन्होंने वही किया था जो करने के लिए नेसेसरी था, हमारे सेठ के लिए एंड एल्डर्स के लिए। ये बोलते हुए लंजा अपने बैक के स्कार्स को छुपाने लगा। लंजा ने कहा, आई होप तुम समझ सकते हो। स्ट्रेंजली विंग इस बात को समझ सकता था क्योंकि उसके ऊपर खुद भी ये सब हो चुका है। वो भी मैराम्यू के जिरियन को झेलता है, बट विंग के लिए बात अलग है। बट जब भी विंग को ये रियलाइज़ हो रहा था कि ये सेम चीज़ उसके सोलमेट को भी झेलना पड़ा था, विंग को बहुत ही अनकंफर्टेबल एंड बुरा फील हो रहा था। लंजा देख पा रहा था कि विंग आई भी गुस्सा है, उसका आइज़ आई भी डार्क है। तो लंजा ने टॉपिक को चेंज कर दिया। उसने पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई न्यूज़ है मेरे लिए? विंग ने कहा, मेरे सीजे का एक बेटा हुआ है एंड अब मैं एक अंकल हूँ एंड यू नो व्हाट, उसका नामकरण भी मैंने ही किया है। लंजा ने कहा, जिन गोंगजा को एंड जिन शाओ फुरेन को मेरा कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना। विंग ने कहा, ज़रूर, मैं सीजीओ को बोल दूंगा। एंड हाँ, मेरे पास एक और न्यूज़ है। आई डोंट नो तुम इसे सुनना चाहोगे या नहीं। लंजा ने कहा, क्या बात है? विंग ने कहा, एक वेडिंग अलायंस हुआ है लान सेक्ट एंड निये सेक्ट के बीच में। ये बोल के विंग लंजा के रिएक्शन का वेट करने लगा। तो लंजा ने जेन्युइनली सरप्राइज्ड होकर कहा, तो भाई ने निये जोंगजो ने अपना एंगेजमेंट कंफर्म कर दिया है? ये सुन के विंग फ्रोंट हो गया। उसने कहा, तो तुम्हें उनके बारे में पता था? एंड ये सुन के लंजा फ्रोंट हो गया। उसने कहा, वो मेरा भाई है। ये सुन के विंग ने नोट किया। दिन वो दोनों एक साथ वेंस के पास वापस चले गए। अब विंग का जाने का टाइम हो रहा था एंड उसके जाने से पहले हर टाइम की तरह बाकी वेंस विंग को फ्रूट्स दे रहे थे, वाइन दे रहे थे, जिसे विंग हैप्पीली एक्सेप्ट भी कर रहा था। एंड ऑफ कोर्स वेंचिंग उसे बुली कर रही थी। तो विंग ने कहा, चिंगजिए, अगर आपने मुझे फिर से बुली किया ना, दिन मैं यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए नहीं आऊँगा। ये सुन के वेंचिंग ने कहा, जैसे कि तुम मुझसे मिलने के लिए आते हो। वेंचिंग की इस बात को लंजन एंड विंग ने दोनों ने ही ना सुनने का प्रण किया। इससे पहले वो लोग और कुछ कह पाते, उन दोनों के सामने से एक कपल आ रहे थे। वो लोग भी वेन कपल्स थे। वो वेन कपल्स वेन अर्शु एंड उनका वाइफ था।
वेन अर्शु कह रहे थे, मेरा वाइफ मुझे हर दिन बुली करती है। क्या अब तुम मुझे किसी यंगर एंड स्ट्रॉन्गर मैन के लिए छोड़ के चली जाओगी जस्ट बिकॉज मैं ओल्ड हो गया हूँ? तो उनके वाइफ ने हंसते हुए कहा, मैंने बस इतना कहा है कि तुम्हें इस उम्र में इतने सारे हेवी वेट नहीं उठाना चाहिए। और गग्गा अब कितने ड्रामेटिक है। ये बोल के वो दोनों वहाँ से आगे जाने लगे। उन कपल को देखकर विंग ने स्माइल किया और उसका स्माइल टीसिंग स्माइल था। ये देख के लंजा समझ गया कि अब विंग उसे टीस करने वाला है। विंग ने लंजा की तरफ देखा और कहा, उनकी तरफ देखो लंजा, वो भी सेकंड ब्रदर है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। लारा गग्गा। लंजा ने वार्निंग देते हुए कहा, विंग। विंग ने कहा, यस अर गग्गा। ये सुन के वेंचिंग ने कहा, ओह हेवेंस। तभी विंग ने कहा, ओके ओके, मैं और टीस नहीं करूँगा। अब गुस्सा मत हो जाना एंड मेरे ऊपर साइलेंसिंग स्पेल यूज़ मत करना। ये बोलने के बाद विंग फ्रोंड हो गया। देन विंग ने कहा, एनीवेज लारा गग्गा, बहुत टाइम हो गया है तुमने मेरे ऊपर साइलेंसिंग स्पेल यूज़ नहीं किया है। मुझे तो लगा था ये तुम्हारा फेवरेट स्पेल है। ये सुन के लंजा अंदर ही अंदर पैनिक हो उठा। लंजा सोच रहा था, अगर विंग ऐसे ही बोलता रहा तो शायद विंग को पता चल जाएगा कि लंजा फिर से कहीं भी वो स्पेल या फिर कोई भी स्पेल यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि लंजे के अंदर कोई कोड ही नहीं है। इससे पहले लंजा कुछ कह पाता, वेंचिंग ने लंजा को बचा लिया। वेंचिंग ने कहा, वांग जी तुम्हारी तरह कोई इमेच्योर चाइल्ड नहीं है। विंग ने कहा, चिंग जी अब फिर से मुझे बुली कर रहे हैं। ये देख के लंजा ने साइलेंटली वेंचिंग को थैंक यू कहा एंड फिर से वेंचिंग एंड विंग का नोकझोंक शुरू हुआ। अब फाइनली विंग जा रहा था। जाने से पहले विंग ने लंजे की तरफ टर्न किया और कहा, मैंने तुम्हें बताया नहीं कि मैंने अपने नेफ्यू को क्या नाम दिया है। लंजे ने पूछा, क्या नाम दिया है? विंग ने कहा, रूलान। ये सुन के लंजा शॉक्ड हो गया। वो इतना शॉक्ड था कि वो अपना क्वेश्चन को पूछ तक नहीं पाया, बट उसके क्वेश्चन को वेंचिंग ने पूछ लिया। वेंचिंग ने कहा, रूलान? इस नाम में तो लान है। कोई जीन हेयर को एक लान सेट का नाम क्यों देगा? ये सुन के विंग स्माइल करने लगा। विंग ने कहा, क्योंकि लान्स बहुत ही ऑनरेबल होते हैं ना, तो आई एम श्योर मेरा नेफ्यू भी बड़ा होकर बहुत ही ऑनरेबल एंड वर्चुअस होगा, इसलिए उसका नाम रूलान है। ये बोल के विंग हंसते हुए वहाँ से चला गया। जैसे विंग वहाँ से गया, वेंचिंग लंजे के पास आई एंड उसने अपने शोल्डर को लंजे के शोल्डर से बम्प किया एंड एक स्म्रीक किया। वेंचिंग ने कहा, मुझे नहीं लगता कि उसने ये नाम लान सेट के वर्चू की वजह से दिया है, बल्कि मुझे तो लगता है कि उसने ये नाम किसी स्पेसिफिक लान के वजह से दिया है एंड वो लान तुम हो। ये सुन के लंजे ने कुछ कहा नहीं, वो बस उसी पथ को देख रहा था जहाँ से विंग गया था। इस तरफ विंग, जब विंग ने सुना था कि ज़ेबुचन और नियम इंजॉय का शादी होने वाला था, वो बहुत ही कंफ्यूज्ड हो गया था एंड वो इमीडिएटली बुडियल माउंट्स चला गया था लंजा को ये न्यूज़ देने एंड उसके रिएक्शन देखने। एंड लंजा ने इस न्यूज़ को बहुत ही कैजुअली लिया। आई मीन जैसे उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि उसका भाई कट स्लीव है। एंड कहीं ना कहीं ये देख के विंग कंफ्यूज तो था, बट थोड़ा बहुत रिलीफ भी था। ऐसी बात नहीं है कि विंग कट स्लीव्स के अगेंस्ट है, बट उसने कहीं भी ऐसे ओपन रिलेशनशिप नहीं दिखा था, स्पेशली सेक लीडर्स के बीच में। एंड विंग स्पेशली लंजा को देखकर शॉक था। लंजा ये वही लड़का जो रेगुलर इरोटिक बुक देखकर गुस्सा हो गया था, उसी लंजा ने इस न्यूज़ को बहुत ही कैजुअली लिया। इससे विंग काइंड ऑफ रिलीफ था, कंफ्यूज भी था, बट हैप्पी भी था एंड इसका रीज़न विंग को भी नहीं पता। यही सोचते हुए विंग यंगमिंग वापस आ गया एंड सीधा अपने रूम पे चला गया एंड अपने बेड पे जाकर लेट गया। देन उसने अपने पॉकेट से एक पेपर निकाला जो उसने लंजे के केव से चुराया था जब वो लंजे को ढूंढने के लिए केव के अंदर गया था। उस पेपर में लंजे का लिखा हुआ एक पोएम था, जिसे देखते ही विंग उसे चुरा लिया था। विंग को पता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये गलत है, बट विंग ने अपने आप को रोक नहीं पाया क्योंकि ये पोएम लंजा ने लिखा था। एंड पता नहीं क्यों इस पोएम को देखते ही विंग जैसे खो ही गया था। तो गाइस, इस पोएम को मैं इंग्लिश में बोल रही हूँ। अगर मैंने इसे हिंदी में ट्रांसलेट किया तो ये बिल्कुल भी पोएम नहीं लगेगा, आई मीन मेरे ख्याल से, तो मैं इसे इंग्लिश में ही बोल रही हूँ। ओके। द मून दैट शाइन्स अबव मी रिमेन्स द सेम, बट इट्स लाइट shines upon me through a different window. Shivering, I remember and yearn for the warmth of home,
For no hearth could replace the arms of a loved ones. इस पोएम को पढ़ते हुए विंग सोच रहा था, सब लोग कहते हैं कि लांगवांग जी, उनके अंदर कोई फीलिंग नहीं है, वो कोल्ड है, सोललेस है। एंड विंग को भी पहले पहले ऐसा ही लगता था, बट विंग का ये फीलिंग तब चेंज हुआ जब उसने शुएनु केव में लंजा को अपने भाई के लिए रोते हुए देखा था। लंजा अपने इमोशंस को दिखाता नहीं है, बट विंग जानता है कि वो अपने फैमिली से बहुत प्यार करता है, उन्हें बहुत वैल्यू देता है। एंड अभी वो अपनी फैमिली से सेपरेटेड है, तो शायद इससे वो बहुत ही हर्ट फील कर रहा है। विंग के लिए ये पोएम लंजा के प्यार का प्रूफ है, लंजा के फीलिंग्स का प्रूफ है। ये प्रूफ है कि वो सेकेंड जेट एक ह्यूमन है, उसके अंदर फीलिंग है। एंड सालों बाद जब विंग के ऊपर आयुवन के कर्टेशी नेम का रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ा था, तब विंग ने इस पोएम को फिर से रीड किया था। एंड उसने लंजा के पोएम का इस लाइन को बार बार रीड किया था। एंड इसी लाइन के ऊपर उसने शिजुई का नाम रखा था। एंड वो लाइन ये है, आई रिमेंबर एंड यर्न फॉर द वार्मथ ऑफ होम। रिमेंबर एंड यर्न, इसके ऊपर ही विंग ने आयुवन का नाम शिजुई रखा था। लंजा आयुवन का चाइल्डहुड तो नहीं देख पाया, वो उसे बड़ा होते हुए नहीं देख पाया था, बट एटलीस्ट आयुवन के नाम के ऊपर लंजा का भी हाथ है। बट अभी पास्ट में विंग ने उस पोएम को एक सेफ बॉक्स में रख लिया। एंड देन वो प्लान करने लगा कि नेक्स्ट वो क्या करेगा लोगों को परेशान करने के लिए। देन एक हफ्ते बाद पूरा लान सेक्ट शॉक्ड हो गया था, क्योंकि कोई छुपके से लान सेक्ट के अंदर आया था। एंड उसने वॉल ऑफ रूल्स के ऊपर हिपोक्रेट लिखकर चला गया था। उसके साथ साथ लान सेक्ट के डिसिप्लिन व्हिप भी मिसिंग था। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि ये कल्पिट कौन है, कोई भी इस कल्पिट को ढूंढ नहीं पाया। बट लान कुरेन, जिन्हें अंदाज़ा था कि ये चीज़ कौन कर सकता है, बट फिर भी फॉर सम रीज़न वो गुस्सा नहीं थे। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा और ना ही उन्होंने किसी को उसका नाम बताया था। एंड ऑफ कोर्स हम सबको पता है कि ये रिवेंज था विंग की तरफ से। एंड ये सब काम विंग ने किया था। इस तरफ लंजा एंड वेंचिंग के बीच में लड़ाई हो रही थी। लंजा कह रहा था, स्टबर्न होना बंद करो। वेंचिंग ने कहा, मैं ये सेम चीज़ तुम्हें भी बोल सकती हूँ। लंजा ने कहा, हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हमें अभी ये रेडिशेस सेल करना चाहिए। वेंचिंग ने भी स्टबर्नली कहा, एंड हम ऐसा ही करेंगे अगर तुम स्टबर्न होना बंद करोगे एंड इन चीज़ों को माउंटेन के नीचे तक कैरी करोगे। ये सुन के लंजा ने क्लियर किया, नॉर्मली वो कहीं भी किसी लेडी के ऊपर या फिर किसी वीक इंसान के ऊपर ये सब हेवी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देगा। बट वेंचिंग कोई हेल्पलेस नहीं है, उसके अंदर बहुत पावर है। एंड वो जानता है कि वेंचिंग उसे मैनिपुलेट कर रही है ताकि लंजा ये सब कैरी करे एंड वो फ्रीली वहाँ से जाए। बट लंजा ऐसा नहीं होने देगा, वेंचिंग को भी काम करना होगा, वो अकेला ये सब हेवी चीज़ें नहीं उठाएगा। तो लंजा ने कहा, बैग्स को उठाओ। वेंचिंग ने कहा, तुम खुद उठाओ। वैसे भी लांग क्लैन तो उनके स्ट्रेंथ की वजह से फेमस है ना। लंजा ने कहा, तुम्हारा सुपर स्ट्रेंथ है। वेंचिंग ने कहा, बट तुम उन्हें उठाओ, तुम इतनी जल्दी टायर्ड नहीं होगे। लंजा ने कहा, एंड तुम कहीं भी टायर्ड नहीं होगे। उन दोनों के बीच में फाइटिंग हो रहा था, तो वेंचिंग ने कहा, आजिए लारागोंगजा, इट्स फाइन, मैं कैरी कर लूँगा। तभी वेंचिंग एंड लंजा ने एक साथ कहा, नहीं। देन लंजा एंड वेंचिंग ने एक दूसरे की तरफ ग्लेयर करने लगा। एंड इन दी एंड ऑफ कोर्स वेंचिंग ही जीत गई। एंड वेंचिंग को एंड लंजा को सब कुछ कैरी करके नीचे जाना पड़ा। एंड वेंचिंग सिर्फ मनी बैग कैरी कर रही थी। वो लोग मार्केट में आए, लंजा एंड वेंचिंग रेडिश बेच रहे थे। एंड वेंचिंग कुछ चीज़ें खरीदने के लिए वहाँ से चला गया था। लंजा ने कहा, मैं सेल करने में बहुत ही टेरेबल हूँ, मुझे ये सब नहीं आता, तुम ये जानते हो, दिन तुम फिर भी मुझे यहाँ पर लेकर क्यों आई। वेंचिंग ने कहा, क्योंकि ये बोल के वेंचिंग सिल्वर कॉइन्स को लंजा के सामने दिखाने लगा और कहने लगा, हमें कस्टमर से थ्राइस प्राइस मिलता है जस्ट बिकॉज तुम यहाँ पर हो। तुम्हें कुछ करने की या फिर कहने की ज़रूरत भी नहीं पड़ता, वो लोग बस तुम्हारे हैंडसम फेस को देखते हैं एंड एक्स्ट्रा प्राइस देकर चले जाते हैं। ये सुनकर लंजा ने एक रेडिश वेंचिंग की तरफ थ्रो किया एंड वेंचिंग ने उसे एक्सपर्टली पकड़ भी लिया एंड फिर से बास्केट में रख लिया। वो लोग ऐसे ही झगड़ा कर रहे थे, तभी वहाँ पर एक लेडी आई। उस लेडी ने कहा, एक्सक्यूज़ मी, मेरे छोटे भाई के साथ एक इवनिंग स्पेंड करने के लिए मुझे कितना पे करना होगा। तभी लंजा ने उस लेडी को देखा एंड वो लेडी और कोई नहीं
उसका सीजीए लान मेइलिन थी एंड कुछ दूर पीछे ही जेबुचुन भी खड़े थे। लंजे ने कहा, तांगजिए। तांगजिए ने लंजे के हेड पे सॉफ्टली पैटिंग की और कहा, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है मेरे भाई। अब तुम ज़्यादा लेटर्स नहीं लिखते जैसे तुम पहले लिखा करते थे, बहुत बुरी बात है। तभी उनके पास जेबुचुन आए। जेबुचुन ने कहा, वांग जी, एक इम्पॉर्टेंट मैटर आ गया है, क्या हम किसी प्राइवेट प्लेस में बात कर सकते हैं? लंजे ने नोट किया। लंजे देख सकता था कि उन लोगों के बीच में एक टेंशन है एंड ये कोई हैप्पी विजिट नहीं है। तो उन लोगों ने एक हाउस रेंट किया एंड उनके साथ लान हुई इन भी थी, जिसका आइस इमीडिएटली वेंचिंग के ऊपर गया। इस चीज़ को जेबुचुन ने नोटिस नहीं किया बट लान मेइलिन ने नोटिस किया है एंड ये देख के लान मेइलिन ने लंजे की तरफ एक टीसिंग स्माइल किया। तांगजिए ने कहा, क्या उन्हें लगता है कि किसी को पता नहीं चलेगा? ये सुन के लंजे ने सिर्फ साई किया। तो उसके सीजीए ने कहा, हंसो मत, तुम उनसे भी ज़्यादा वर्ड्स हो। लंजे ने कहा, मुझे नहीं पता आप किस बारे में बात कर रहे हैं। हालांकि लंजे को पता था कि उसका सीजीए क्या बोल रही है। तो तांगजिए ने कहा, इट्स फाइन, मैं बस यही चाहती हूँ कि विभूषण को पता चल जाए। ये सुन के लंजे ने ग्लेयर करते हुए कहा, मैं जा रहा हूँ। ये सुन के लान मेइलिन ने हंसते हुए माफ़ी मांगी एंड लंजे के हाथों में एक कैंडी का बॉक्स दिया और कहा, तुम्हें बचपन में ये कैंडीज़ बहुत पसंद थी, तुम्हें याद है ना? लंजे को पता है कि उसे रिफ्यूज़ करना चाहिए पर लंजे ने ऐसा नहीं किया क्योंकि उसे याद आ गया कि आयुअन भी है एंड कोई भी बच्चा कैंडीज़ के बिना बड़ा होगा, ये बहुत ही बुरी बात है। एटलीस्ट यायुअन को ये कैंडीज़ टेस्ट तो करना ही चाहिए। तो लंजे ने उसे एक्सेप्ट किया। जेबोचुन, लान मेइलिन एंड लंजा घर के अंदर गए एंड घर के बाहर वेंचिंग एंड लान हुइन नज़र रखने लगे। हालांकि वेंचिंग को लंजा ने जानबूझ के लान हुइन के साथ भेजा था एंड ये देख के वेंचिंग को अच्छा भी लगा था। जेबोचुन कुछ टाइम के लिए अपने भाई को ध्यान से देखने लगे। लंजा बहुत वीक हो चुका है, बहुत पेल हो चुका है। इस वक्त वो बिल्कुल अपने बाबा की तरह दिख रहा है। ये देख के जेबोचुन को बहुत बुरा लग रहा था। ये देख के बहुत बुरा लग रहा था कि उनके छोटे भाई का क्या हालत हो गया है, उसे कितना कुछ झेलना पड़ रहा है। बट ये सब जल्दी ख़त्म हो जाएगा। बहुत जल्दी जेबोचुन एंड निये मिंजे का शादी होगा तो दो स्ट्रॉन्ग सेक्ट एक साथ हो जाएंगे एंड देन वो लोग लंजा को सपोर्ट करेंगे। तब सारा सिचुएशन उनके कंट्रोल में होगा। जेबोचुन यही सोच रहे थे तभी लान मेइलिन ने लंजा से पूछा, वांग जी, तुम्हें पता है सीचेन ने मेरे बेटी का क्या नाम रखा है? लंजे ने पूछा, क्या नाम? लान मेइलिन ने कहा, जिंगी। एंड अब तो सीचेन एंड निये मिंजे का शादी भी अनाउंस भी हो चुका है एंड अब वो लोग अपने सेक्ट के लिए एक हेयर अडॉप्ट करने वाले हैं। ये सुन के जेबोचुन ने शाई किया। जेबोचुन ने कहा, मिंगजुआन में एक लड़का अडॉप्ट करने के बारे में सोच रहे हैं एंड इससे वो एल्डर्स भी हेयर के लिए हमें परेशान नहीं करेंगे एंड हम पीसफुली अपना मैरिड लाइफ जी पाएंगे। लान मेइलिन ने कहा, हाँ, एंड अगर तुम लोगों ने अपनी ब्लड लाइन के किसी को अडॉप्ट किया तो वो बिल्कुल परफेक्ट हेयर हो जाएगा। ये सुन के लंजा फ्रोंड हो गया। वो सोच रहा था क्या वो कुछ मिस कर रहा है, ये लोग ये सब क्या बोल रहे हैं। तभी जेबोचुन ने कहा, लान जिंगी ऑलरेडी हेयर है मेरा एंड मैं उसे अडॉप्ट नहीं कर सकता क्योंकि उसका माँ है, वो कोई ऑर्फन नहीं है। लंजा देख रहा था कि जेबोचुन और लान मेइलिन एक दूसरे की तरफ ग्लेयर कर रहे हैं। लंजा को समझ में नहीं आ रहा था कि एक्चुअली हो क्या रहा है। वो कंफ्यूज भी था एंड कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत स्केयर्ड भी था। लंजा ने देखा है कि जब से उसका भाई यहाँ पर आया है उन्होंने एक बार भी स्माइल नहीं किया है, जो कि एक अलार्मिंग है। लंजा ने डिमांड करते हुए पूछा, क्या बात है? जेबोचुन ने कहा, वांग जी। तभी सीजे ने कहा, सीचेन वेट, मुझे बोलने दो। तो जेबोचुन ने कुछ कहा नहीं। लंजा ने पूछा, क्या बात है? सीजे ने एक डीप ब्रेथ ली और कहा, तुम्हें मेरे हस्बैंड के डेथ के बारे में क्या पता है? लंजा ने कहा, वो एक रिफ्यूजीज के हाउस को प्रोटेक्ट करते हुए मारे गए थे, उन्हें वेंस ने मार दिया था। सीजे ने नोट किया। सीजे ने कहा, उस टाइम मैं प्रेग्नेंट थी एंड तब मैं फ़ाइट नहीं कर सकती थी, तो मैं भी उस घर के अंदर ही थी एंड मेरा हस्बैंड हमें प्रोटेक्ट करते हुए मारे गए थे एंड तब मैंने एक हेवी ब्लो उठाया
एंड देन में इमीडिएटली गुस्सू आ गया ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि मैं भी इंज्योर्ड थी। ये सुन के लंजो का अंदर अंदर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अपने कपड़ों को जकड़ रहा था। लंजो को समझ आ गया था ये वही टाइम था जब लंजो मिसिंग था एंड वो अपने कज़न के लिए कुछ भी नहीं कर पाया था। लान मेलिन ने कहा, तुम मुझे ऐसे मत देखो, मैंने इस सबको मना किया था ताकि कोई भी तुम्हें ये सब बात ना बताए। आई एम सॉरी, मैंने ये सब तुम्हें नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम और वरी हो जाओ। तुम्हारे ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे चिंता है। लंजो ने पूछा, आपने अभी तक ठीक से रिकवर नहीं किया है ना? लान मेलिन ने एक डीप शाई किया और कहा, जब मैं लेबर में गई थी मैं शॉक्ड हो गई थी क्योंकि उसी वक्त मुझे मेरे हस्बैंड के डेथ के बारे में पता चला था। मेरे हस्बैंड को खोने के बाद मैं स्ट्रेस हो गई थी एंड मुझे जो इंजरी हुआ था उसकी वजह से मेरे कोर के ऊपर बहुत असर पड़ा था। इनफैक्ट डिलीवरी के टाइम में ऑलमोस्ट मेरे बेटे को खोने ही वाला था, बट थैंकफुली मेरा बेटा बच गया। बट मेरा हेल्थ बहुत ही टेरेबल हो गया। वांग जी, मैं मर रही हूँ एंड मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। ये सुन के लंचा का जैसे पूरा वर्ल्ड ही ख़त्म हो गया। वो शॉक्ड होकर अपने सीजीओ को देखने लगा। उसे फील हो रहा था कि वो अभी 6 साल का है एंड अपने माँ के घर के सामने नील ढोकर बैठा हुआ है एंड अपने माँ के लिए वेट कर रहा है। एंड तब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी माँ घर के बाहर क्यों नहीं आ रही है। एंड अब सिचुएशन वही है, उसका कज़न, उसका फेवरेट सीजीए उसे छोड़ के जा रही है। लंजा को समझ में नहीं आ रहा था। वो सडनली पैनिक हो उठा। ये देख के लान मेलिन ने कहा, वांग जी ब्रीथ, मैं अभी भी तुम्हारे साथ हूँ। तब लंजा अपने सेंस में वापस उसे रियलाइज़ हुआ कि वो अभी अपने सीजीए के बाहों में है। लंजा ने कहा, कोई ना कोई क्योर तो ज़रूर होगा। सीजीए ने कहा, नहीं वांग जी, कोई क्योर नहीं है। म्यूज़िक और कल्टिवेशन मेरे कोर को स्टेबलाइज करने में हेल्प तो कर रहे थे, बट अभी वुसु में कोई भी ऐसा स्किल्ड म्यूज़िकल कल्टिवेटर नहीं है सिवाय सीचन के, एंड सीचन अकेला मुझे हेल्प नहीं कर सकता, स्पेशली तब जब उसे सेट को रिबिल्ड करना पड़ रहा है। अब लंचा को इतना गिल्टी फील हो रहा था कि वो बोल नहीं सकता था। ये उसका ही फॉल्ट है कि वेंशु का नज़र उसके ऊपर गया। दैट्स वाई वेंशु ने वुसु के हर एक गुचिन प्लेयर को मार डाला। एंड देन लंजा को रियलाइज़ हुआ कि आज जेबोचुन उसके सीजीओ को यहाँ पर उसके पास क्यों लेकर आए हैं। एंड ये सोचती लंजा और भी टेंस्ड हो गया। जेबोचुन ने पूछा, उसने तुम्हें सब कुछ बताया है ना? तभी लान मेलिन ने कहा, सीचेन प्लीज़ फिर से ये सब नहीं। जेबोचुन ने कहा, मेलिन तुम मर रहे हो। लंजा पहली बार अपने भाई को ऐसे देख रहा था। लान मेलिन ने कहा, एंड मैंने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है एंड मैं सच में रिग्रेट नहीं कर रही। मैं अपने बॉडी को जानती हूँ एंड मैं फील कर सकती हूँ कि धीरे धीरे मेरा बॉडी ख़त्म हो रहा है एंड अब बहुत लेट हो चुका है। प्लीज़ मुझे डिग्निटी एंड पीस के साथ मरने दो। सीचन ने कहा, तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो जबकि तुम्हारा एक बेटा है जो तुम्हारे लिए वेट कर रहा है। मेलिन ने कहा, बिकॉज मैं जानती हूँ कि मेरे बेटे के लिए मेरे भाई है। ये बोलते हुए मेलिन की आंखों से आंसू निकल रहा था। जेबोचू ने लंजे की तरफ देखा और कहा, इसने गिव अप कर दिया है, बट वांग जी हम गिव अप नहीं कर सकते। मेडिकल सॉन्ग्स में, मेडिकल कल्टीवेशन में तुम मुझसे बेहतर हो वांग जी। तुम मेलिन को हेल्प करोगे, है ना? जेबोचुन के आइज़ में होप था, बट लंजा बिल्कुल साइलेंट था। जेबोचुन ने कहा, तुम करोगे ना वांग जी? लंजे ने कहा, मैं नहीं कर सकता। ये बोलते हुए भी लंजे को बहुत पेन हो रहा था। वो जेबोचुन को फेस तक नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसे पता है कि जेबोचुन की आंखों में वो डिसअपॉइंटमेंट एंड बिट्रेयल दिखेगा जो लंजा नहीं चाहता था। जेबोचुन ने केयरफुली पूछा, क्या मतलब तुम नहीं कर सकते? लंजा ने कहा, मेरा कोई भी सॉन्ग इफ़ेक्टिव नहीं होगा। जेबोचुन ने कहा, इफ़ेक्टिव नहीं होगा? क्यों? रिसेंटफुल एनर्जी की वजह से? अगर ऐसी बात है देन हम इसे क्लींस कर सकते हैं। अगर हमने अभी स्टार्ट किया देन हम मेलिन को बचा सकते हैं। लंचा ने कहा, यह काम नहीं करेगा। जेबोचुन ने डिस्परेटली कहा, क्या तुम ट्राई भी नहीं करोगे? लंचा ने कहा, आई एम सॉरी। जेबोचुन ने लंजे की तरफ कुछ टाइम तक लिए देखा।
वो ऐसे देख रहे थे जैसे कि वो अपने भाई को पहचान ही नहीं पा रहे हैं। इससे पहले वो और कुछ कहते, लान मेलिन ने रोक दिया। लान मेलिन ने कहा, सीचिन, क्या तुम बाहर वेट करोगे? अभी हमें हमारे भाई को गुड बाय कह के यहाँ से निकलना चाहिए। अर्जुन ने अपने तलवार को टाइटली पकड़ा एंड देन वो लंजे को देखे बिना ही वहाँ से निकल गए। लंजे ने फिर से कहा, आई एम सॉरी। मेलिन ने स्माइल किया एंड लंजे के हाथों को पकड़ा। मेलिन ने कहा, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे रिफ्यूज़ करने के पीछे कोई अच्छा रीज़न होगा एंड ट्रस्ट मी, सीचिन भी ये जानता है, बस उसे समझ में थोड़ा टाइम लगेगा। बट तुम याद रखना कि हम में से कोई भी तुम्हें ब्लेम नहीं करता। लंजे ने कहा, लीन कीजिए। सीजे ने कहा, मुझे प्रॉमिस करो कि तुम कभी भी अपने ऊपर ब्लेम नहीं लोगे मेरे भाई। एंड जब मैं कह रहा हूँ कि मैंने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है एंड मैं रिग्रेट नहीं कर रही, देन मैं सच कह रहा हूँ वांग जी, मैं झूठ नहीं बोल रही। इनफैक्ट अगर तुमने अभी हेल्प भी किया तब भी ये काम नहीं करेगा। लंजे कुछ कह नहीं पा रहा था, वो बस उनके जॉइंट हाथों को देख रहा था। उसका सीजीए जा रही है पर स्टिल वो लंजे को कंफर्ट कर रही है। लंजे ने कहा, कोई और रास्ता ज़रूर होगा। वेंचिंग एक ब्रिलियंट डॉक्टर है, शायद वो हेल्प कर सकेगी। लान मेलिन ने कहा, कैसे? वो ये लिंक के बाहर आने के लिए अलाउड नहीं है एंड मैं भी वहाँ पर जाने का रिस्क नहीं ले सकता, अदरवाइज़ मैं अपने लास्ट कुछ दिनों के लिए भी अपने बेटे को नहीं देख पाऊँगी। ये सुन के लंजे ने कहा, बट हम ऐसे ही गिव अप नहीं कर सकते। सीजे ने कहा, तुम गिव अप नहीं कर रहे, बस कुछ करने के लिए है ही नहीं। प्लीज़ वांग जी, मुझे नहीं पता मैं फिर से कहीं भी तुमसे मिल पाऊँगी भी या नहीं, बट प्लीज़ ये मेमोरी मेरे लिए एक हैप्पी मेमोरी बनने दो। आज मुझसे फाइट मत करो, ओके? ये सुनते हुए लंजे को बहुत बुरा लग रहा था। उसके सीजे की आंखों से आंसू निकल रहा था, बट लंजे कुछ कह नहीं पा रहा था, कुछ कर नहीं पा रहा था। उसने कहा, ओके। ये सुन के सीजे ने स्माइल किया एंड अपने टीयर्स को वाइप किया। दिन सीजे ने कहा, क्या तुम्हें पता है कि किसी ने वॉल ऑफ रूल्स को डिफीट कर दिया है? लंजे ने एक स्मॉल स्माइल के साथ कहा, गॉसिप करना मना है। मेलिन ने कहा, ये गॉसिप नहीं है, ये तुम्हारे पुराने घर के बारे में एक न्यूज़ है। एनीवेज, जिसने भी ये किया है मैं उससे मिलना चाहती हूँ एंड उसे कंग्रेचुलेट करना चाहती हूँ। लंजे ने कहा, एविल के साथ बी फ्रेंड होना मना है। मेलिन ने कहा, ब्रेवरी को एक्नॉलेज करना चाहिए एंड वैसे भी वो पर्सन कोई एविल नहीं है। ये सुनकर लंजे ने कुछ कहा नहीं, वो समझ पा रहा था कि ये काम किसका हो सकता है, तो इसलिए वो चुप था एंड ऑफ कोर्स वो इंसान एविल हो ही नहीं सकता। अब ज़ेबोचुन का सीजे का जाने का टाइम हो रहा था। जाने से पहले ज़ेबोचुन लंजे के पास आए एंड उनके शोल्डर पे टैबिंग किया, जैसे कि वो ये कहना चाहते हो कि वो गुस्सा नहीं है। बट लंजा फील कर पा रहा था कि उन दोनों के बीच में कुछ तो चेंजेस हुआ है। लंजे के रिफ्यूज़ करने की वजह से ज़ेबोचुन एंड लंजे के बीच के रिलेशन में थोड़ा बहुत आँच आया है एंड लंजे को नहीं पता कि ये चीज़ कभी ठीक भी होगा या नहीं। बट लंजा क्या करता? वो उन लोगों को कैसे बताता कि वो अपने बहन के लिए ये सॉन्ग प्ले नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास कोर नहीं है, उसके पास कोई स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है। उसे आज तक अपने कोर खोने के लिए इतना दुख नहीं हुआ था जितना आज हो रहा है। उस दिन के बाद लंजन एंड वेंचिंग ने लगभग 1 महीना लगा दिया सिर्फ लान मेलिन के लिए क्यूर ढूंढने के लिए। इनफैक्ट लंजे एक सॉन्ग भी लिख रहा था। वो लान मेलिन के लिए एक सॉन्ग बना रहा था उसे क्योर करने के लिए एंड बेसिकली यही सॉन्ग बाद में निये मिंगजे का काम आया एंड उस सॉन्ग की वजह से निये मिंगजे क्योर हुए थे। लंजे ने सॉन्ग तो लिख लिया बट लंजा बहुत लेट हो गया। जिस दिन लंजे ने वो सॉन्ग कंप्लीट किया उसके नेक्स्ट डे लंजे के पास एक लेटर आया एंड उस लेटर में लिखा हुआ था कि उसका सीजीए, उसका कज़न लान मेलिन अब इस दुनिया में नहीं है। उस रात को पूरे बुरियल माउंट्स ने लंजे के रिसेंटमेंट का सामना किया था। उस दिन लंजा टूट चुका था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसके सिस्टर के साथ साथ उसका भी कोई ना कोई पार्ट अब मर चुका है। अब उसने रिजनफुल एनर्जी के ऊपर अपना कंट्रोल छोड़ दिया था। अब धीरे धीरे लंजा पत्थर बनने लगा था, क्योंकि उसके लाइफ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट उसके माँ के बाद उसका सीजीए था एंड अब वो भी इस दुनिया में नहीं रही। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।